सबसे पहले हमने नेचुरल बताया था, याद आ रही है? नेचुरल में कितने लोग थे बताइए? नेचुरल में कौन कौन से? 3। कौन कौन से? पीरियोडिक, एब्स्टिनेंस, दूसरा कोइटस इंटरप्टस, थर्ड लैक्टेशनल, एमिनोरिया। नेक्स्ट, इतना ही था। क्लियर? ये हमारे पास क्या है कि नेचुरल वाले की सबसे खास बात क्या थी? कुछ खास बात थी नेचुरल वाले की, क्या थी बताइए? नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। दूसरा पॉइंट बताइए, हाई फेल्योर रेट था कि नहीं? अरे बोलिए, हाई फेल्योर रेट यानी लेस इफिशियंसी थी कि नहीं? ये 3 बातें थी। क्लियर? रिवर्सिबिलिटी भी है, चीप है, कोई बाहरी चीजें नहीं लग रही है, तो जाहिर सी बात है ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या था? आर्टिफिशियल था। अरे बोलिए, आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में सबसे नंबर 1 लिखेंगे हमारे पास बैरियर मेथड। नंबर 1 लिखेंगे हमारे पास बैरियर मेथड। इधर देखिएगा, बैरियर का मतलब क्या होता है? जो बाधा डाले हमारे में। क्लियर? यानी जो स्पर्म एंड ओवम के बीच में किसका काम कर रहा हो बताइए? बैरियर का काम कर रहा हो। क्लियर? रोकने का काम कर रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? बैरियर मेथड बोलेंगे। ठीक है? बैरियर मेथड में सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास किसका आता है? कॉन्डोम का आता है। क्लियर? जब पहली बार ये बनाया गया था मेन मकसद इनका कॉन्ट्रासेप्शन नहीं था। क्या बताया? जब पहली बार किसी भी कॉन्डोम की डिस्कवरी हुई थी तो मेन मकसद कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं था। मेन मकसद ये था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता था हमें। यानी प्राइमरी फंक्शन अगर किसी का पूछा जाएगा अगर कॉन्डोम का, तो क्या बताएंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या फिर ये प्रिवेंट करता है एसटीआई या एसटीडीज से। ठीक है? ये प्रिवेंट करता है एसटीडीज से। कॉन्ट्रासेप्टिव तो एक ऑप्शन में आ गया हमारे। किसका आ गया? एक ऑप्शन में आ गया कि चलो हाँ ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हैं, बट इसका मेन मकसद कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। मेन मकसद क्या था? एसटीडीज से बचाने। तो लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास किसका बना होता है। ठीक है? मेडअप ऑफ रबर, या इसी को हम बोलते हैं लेटेक्स। किसका बना होता है? रबर या लेटेक्स का। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये, इनके मेन पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? ये कैसी होती है? थिन इलास्टिन मेम्ब्रेन रबर होती है। कैसी होती है? थिन इलास्टिन मेम्ब्रेन होती है। थर्ड पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो अंडरलाइन करके लिखना है, नॉन रीयूजेबल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब सुनते ध्यान से। अगर कॉन्डोम की बात करते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक मेल कॉन्डोम होते हैं और एक हमारे पास फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं। क्लियर? ये मेल कॉन्डोम किसको कवर करते हैं बताइए? कवर दी पेनिस। ये किसको कवर कर रहा है बताइए? कवर दी
वजाइना एंड सर्विक्स। सर्विक्स एंड वजाइना को कौन कवर करता है? फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम को फेम कॉन्डम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है मेल कॉन्डम। यहाँ पे एक बात नोट डाल करके याद रखना है क्या याद रखना है कि जो पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, मेल कॉन्डम का, वो क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास निरोध, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं वो हॉस्पिटल वगैरह में यही देते हैं। और शायद आपने ये नाम ही नहीं सुना ना, है कि नहीं? बाकी और सबका तो नाम सुनते हैं बट इसका नाम ही नहीं, जबकि ये पॉपुलर ब्रांड लिख रहा हूं मैं। सोचिए, पॉपुलर ही नहीं, नाम ही नहीं सुने हैं तो कहां से पॉपुलर हुआ? क्लियर? भारत सरकार के नजरों में ये सबसे पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। मेन फोर्स, ड्यूरेक्स, ये सारी चीजें नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हमारे पास। चलिए, इनका एक्शन बताइए, मोड ऑफ एक्शन। इनका मोड ऑफ एक्शन बताइए, कैसे ये एक्शन करती हैं, एक्ट करती हैं। पहला बताइए, एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दूसरा किसकी तरह एक्ट करती है? ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी ये एसटीडीज वगैरह से क्या करते हैं, हमें बचाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, अब हमारे पास क्या आता है कि कुछ अदर बैरियर भी होते हैं। क्या होता है बताइए? कुछ अदर बैरियर भी प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए? फॉर फीमेल के लिए। क्लियर? अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हेल्प इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो क्या बताएंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो हमें मदद करती है? कॉन्डोम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, सम अदर बैरियर फॉर फीमेल। समझाए? देखिए, अदर बैरियर में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास डायफ्राम। नंबर 1 पे कौन आता है? डायफ्राम। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सर्वाइकल कैप। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? सर्वाइकल कैप। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास वॉल्ट्स। ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो मैं लिख दे रहा हूं, मेडअप ऑफ वही रबर वही लेटेक्स। लेटेक्स ना करके रबर ही लिखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है बताइए? के लिए। किसके लिए बताइए? क्लियर? हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, ये कैसी होती हैं? कैप लाइक होती हैं और ये रीयूजेबल होती हैं। कौन होती हैं? रीयूजेबल। यानी एक बार अगर यूज कर लिया आपने, दोबारा भी यूज कर सकते हैं। बट हम कॉन्डोम के सिचुएशन में क्या लिखवाए थे कंडीशन में? नॉन रीयूजेबल, यानी एक टाइम पे एक ही बार। समझ आई बात? चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये कहां पे फिट होते हैं? ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने बनाया, ये हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास यूट्रस है। क्लियर? यूट्रस से हमारे पास सर्विक्स बना, ये सर्विक्स बना। ये सर्वाइकल कैनाल में ही यहाँ पे फिट बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं बताइए? सर्वाइकल कैनाल में।
ये सर्वाइकल कैनाल में अगर यहाँ पे फिट बैठ गए तो ये एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या कर देंगे, रोक देंगे। यानी ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ किसका बताइए, स्पर्म। ये स्पर्म की एंट्री को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्लियर, जल्दी करिए। ये क्या होते हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। एक सेकंड पॉइंट और देखेंगे ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि ये अदर मेथड जो है, डायफ्राम हुआ, चाहे सर्वाइकल कैप हुआ, चाहे वॉल्ट्स हुआ, वे सब के अलावा इन्हीं के साथ में एक केमिकल्स मेथड भी दिया जाता है। अलग से भी दे सकते हैं, बट इनके साथ में देने से फायदा है। क्या फायदा है, अगर केमिकल्स जो मेथड में पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, अगर उसका यूज करते हैं तो वो स्पर्मिसाइडल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्पर्मिसाइडल का नेचर होता है। और स्पर्मिसाइडल नेचर का अगर है तो ये स्पर्म को क्या कर देगा, किल कर देगा। अगर मिलियंस ऑफ स्पर्म में से अगर एक दो स्पर्म भी अगर निकल गए इस रास्ते से तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए कहीं काफी है। इसीलिए कहा जाता है, आप अलग से भी दे सकते हैं या एक साथ देने में फायदा ये है कि अगर कोई भी स्पर्मिसाइडल क्रीम में अगर हम लगाते हैं वजाइना के अंदर तो वो क्या करता है कि ये इस स्पर्म को क्या कर लेगा, किल कर लेगा। अगर कुछ बच भी जाएंगे तो सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स और डायफ्राम क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। समझ आई बात। तो वो माना जाता है कि दोनों एक साथ किया जा सकता है, दिया जा सकता है। क्लियर। तो यानी थर्ड पॉइंट में हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, बैरियर मेथड हो गया था। दूसरा आता है हमारे पास केमिकल मेथड। सेकंड आता है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमने क्या बताया, सम केमिकल्स आर स्पर्मिसाइडल इन नेचर। सम केमिकल्स आर स्पर्मिसाइडल इन नेचर। चलिए उस केमिकल का नाम, उस केमिकल का नाम में सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास KMnO4, ZnSO4, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड बोरिक एसिड। अब कहोगे सारे के सारे एसिड ही लिख रहे हैं, आपने कभी नाम सुना होगा एसिडिक नेचर में, एसिडिक मीडियम में स्पर्म क्या होते हैं, मर जाते हैं। बोली बात सही है। यानी यहाँ का मीडियम, अगर वजाइना का मीडियम अगर हमने एसिडिक कर दिया तो क्या हो जाएगा बताइए, अरे बोलिए, स्पर्म की किल हो जाएगी, मर जाएंगे। बोली बात सही है। ये कहां पे अप्लाइड होंगे बताइए, केमिकल्स आर अप्लाइड इन कहां, हाँ, वजाइना के अंदर। समझ आई बात। क्लियर। अब सुनते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं वो कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्रीम और जेलीज के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और आजकल के जमाने में क्या है कि टेबलेट ऑफ फॉर्म के भी फॉर्म में आ रहे हैं। क्लियर। जो टुडे इस समय का जनरेशन की बात कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन की, तो वो टेबलेट और हमारे पास किसके फॉर्म में, फॉर्म के फॉर्म में ही कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं हम यहाँ पे बताना जा रहे हैं, जो केमिकल्स हैं आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में बताइए, टेबलेट्स या फिर फोम के फॉर्म में या फिर क्रीम या जेली के फॉर्म में। ठीक है, इन सब के फॉर्म में ये अवेलेबल है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक दो का नाम बता दीजिए, चलिए एक का नाम बता दे रहे हैं, नीम 76। पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है नीम 76 के नाम पे। कोई बताएगा इसका मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन बताइए। अरे सबका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा रहे हैं ना, इनका भी मोड ऑफ एक्शन बताइए। ये क्या करता है, होता क्या है कि जब किसी भी जगह पे अगर हम लेकर के जाते हैं, अगर टेबलेट या फोम या क्रीम या फिर जेलीज, ये अगर वजाइना के आसपास लगाते हैं तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, ठीक है, वो
जो स्पर्म अपटेक करता है ऑक्सीजन, वो अपटेक नहीं कर पाएगा। क्लियर? अगर अपटेक नहीं कर पाएगा तो क्या रिस्पायरेशन कर पाएगा? नहीं, तो मौत हो जाएगी उसकी। क्लियर? स्पर्म भी एक तरीके का लिविंग ही सेल्स तो है, ऑक्सीजन तो चाहिए ना चाहिए उसको। तो यानी ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। क्या करता है बताइए? इनहिबिट ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी, ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मिसाइडल एक्शन। बोली बात सही है? दैट इज स्पर्मिसाइडल एक्शन। इनके एक्शन को हमने क्या बोला बताइए? स्पर्म को साइड करने का काम कर रहे हैं। स्पर्मिसाइडल एक्शन हो गया। हेडिंग डालते हैं हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये थर्ड मेथड है ना, बैरियर, और फिर उसके बाद बैरियर के बाद क्या था? केमिकल, केमिकल के बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, सिंपल तरीके से समझते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है। इधर देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर किसी भी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में मान के चलते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी बाहरी पार्टिकल अगर आता है तो हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? उनके ऊपर अटैक करते हैं, डब्ल्यूबीसी के सेल्स। बोली बात सही है? तो होता क्या है कि हमारे पास स्पर्म की एंट्री करने से पहले हम अगर बॉडी में कुछ इस तरीके का मटेरियल अगर डाल दें, अगर कुछ भी मटेरियल डाल दें, तो हमारी बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं, खासकर मोनोसाइट्स वाली, ठीक है, जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, कैसे सेल्स बताइए? जो किस नेचर की बताइए? फैगोसिटिक नेचर की हैं। वो जो सेल्स हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे कि नहीं? अगर आक्रमण करेंगे तो अगर इस डिवाइस को अगर खत्म नहीं कर पा रही हैं, अगर उसी दौरान किसकी एंट्री हो गई? स्पर्म की एंट्री हो गई, इनका तो बैंड बच जाएगा ना। समझ आ रही बात? यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की सेल्स अगर आती हैं, ठीक है, बाहरी सेल्स, और वो बॉडी हमारी पहचान नहीं पाती, तो वो फैगोसिटिक नेचर की सेल्स को रिलीज करती है, डब्ल्यूबीसी टाइप की। और डब्ल्यूबीसी सेल्स उनको क्या करती हैं कि किल करने का काम करते हैं, जैसे हमने नाम दिया था मैक्रोफाजेस वगैरह, किसी जमाने में पढ़ाया था। तो वो क्या करती हैं कि ये डब्ल्यूबीसी की सेल्स को क्या करती हैं? उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो वो डिवाइस अगर हम मान चलते हैं लोहे का है, स्टील का है, चाहे कॉपर का है, चाहे जो भी हो, ठीक है, क्या उसको मार पाएंगे? नहीं। अगर उस दौरान अगर एंट्री हो गई स्पर्म की, तो सारा का सारा गुस्सा किस पे आएगा? स्पर्म पे आएगा। समझ आई बात है? ऐसी बात होता था ना, हम घर वालों से जब मार खाते थे तो हम वही एनर्जी ट्रांसफर किस पे करते थे? छोटे भाई बहन पे। बोली बात सही है? बड़े पे तो नहीं करते थे ना। बोली बात सही है? सेम यही बात आती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि ये किस तरीके की होती हैं, कैसी होती हैं, हम आपको समझा रहे हैं। यूजुअली ये टी शेप्ड की होती हैं। कैसी शेप्ड की होती हैं? यूजुअली, अब आपका महत्व तो समझ में आ गया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, कॉपर टी वगैरह ना। किस शेप की होती है बताइए? टी शेप्ड की होती है। जल्दी करिए, सुनिए ध्यान से, एक दो पॉइंट आराम से सुनते जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें। ये क्या होती है? कहाँ पे प्लेस्ड की जाती है? प्लेस्ड इन, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, प्लेस्ड इन यूट्रस। चलिए, इनमें मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? यानी प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ गई ना, तो प्राइवेसी नाम की चीज रह गई क्या? नहीं। यानी हमने ये बताया था, कोई भी अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और थोड़ी सी प्राइवेसी को मेंटेन करें। क्लियर? क्या ये प्राइवेसी को मेंटेन कर रहा है? नहीं। मियां बीवी के अलावा कौन जान गया? डॉक्टर को पता चल गया। समझ आई बात है? यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमें ये बात याद रखना है कि मेडिकल हेल्प की जरूरत यहाँ पे पड़ गई। या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिशनर ना।
प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट हो गई। क्लियर? यानी कुछ बातें फेल हो रही हैं, कुछ बातें सही भी हैं। क्लियर? और वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया या वर्ल्ड, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली कौन सी है बताइए? हाँ, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड बाय फीमेल इंडियन फीमेल ना। क्लियर? यानी इंडिया में जितने भी फीमेल रह रही हैं मैक्सिमम सब लोग कौन सा एक्सेप्ट कर रही हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मोस्ट एक्सेप्टेड। चलिए नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे, एक नहीं तब दो लिखवाएंगे। ध्यान सुनते हैं दोनों की बातें। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फॉर फीमेल कौन सी हैं? क्वेश्चन में पूछा गया आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस फॉर फीमेल कौन सी? आईयूटी, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ जितने भी हमारे पास क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर फीमेल कौन है बताइए? आईयूडी। क्लियर? चलिए इसी बात पे इनका भी लिख लेते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर मेल, मेल के लिए क्या है? बहुत बढ़िया। क्लियर? अब इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, इनके टाइप्स, ठीक है। पहले टाइप्स में है हमारे पास, पहला टाइप्स में आता है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल लिप्स लूप है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में ये क्या करता है बताइए? क्या करता क्या है? ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ फैगोसिटिक सेल। फैगोसिटिक सेल्स की एक्टिविटी को क्या कर देता है ये बताइए? स्टिमुलेट कर देता है। क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है। दूसरा लिखेंगे हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। सेकेंड आता है हमारे पास कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। इनके एग्जाम्पल में कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टी लोड 375। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर 7, कॉपर टी, ठीक। समझा? अब सबसे ध्यान से, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है? अगर कॉपर आयन क्या करता है, मेन पॉइंट ये याद रखना है। कॉपर आयन क्या करता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है।
क्या करता है? कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की अगर मोटिलिटी सप्रेस हो गई तो क्या है, सही से नहीं। 40% स्पर्म के पास मस्ट है वाइग्रस मोटिलिटी, याद आ रही है? 60% के पास क्या होनी चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। अब स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम हो गई तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, तो हमने यहाँ पे बता रहे हैं हम, जो कॉपर आयन होते हैं, जो कॉपर आयन होते हैं वो सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं बताइए? सप्रेस दी मोटिलिटी ऑफ, सप्रेस दी मोटिलिटी ऑफ किसका बताइए? स्पर्म का। ठीक है, अगर इनका हो गया तो ये आगे चल करके क्या करेंगे बताइए? ये इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं बताइए? इनहिबिट करते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। क्या इनहिबिट करते हैं बताइए? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। चलिए एक पॉइंट और ध्यान सुनिएगा। होता क्या था कि कॉपर से पहले हम लोग सिल्वर का यूज करते थे। सिल्वर क्या करता था हमारे पास, वो भी हमारे पास कॉपर से अच्छा होता था सिल्वर। ठीक है, दोनों एक क्या है कि इन्फ्लेमेशन नहीं करती किसी भी तरीके का बॉडी में। तो भारत सरकार पहले सिल्वर यूज करती थी और एक साल के अंदर 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था भारत सरकार को। पता है क्यों? सिल्वर तो क्या होता था, इंसर्ट कर लेते थे यूट्रस के अंदर, क्लियर, फिर बाहर घर जाकर के क्या करते थे, निकाल करके सोनार को बेच देती थी महिलाएं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे होता। क्या है कि सिल्वर टी कुछ इसी तरीके का होता ही है, कॉपर टी या सिल्वर टी। ठीक है, और यहां से धागा होता है। क्या होता है? धागा। ये धागा बाहर निकला रहता है, क्लियर। तो इंसर्ट करने के दौरान तो ये इलास्टिक थोड़ा टाइप की होती है, तो इंसर्ट तो कर लिया, फिर उसको खींच करके धागे की मदद से क्या कर लेते हैं, निकालने के दौरान किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इंसर्ट के दौरान प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है। कई सारी महिलाएं खुद से भी इंसर्ट कर लेती हैं, क्लियर। तो होता क्या है कि हमारे पास इस धागे की मदद से ये निकाल लेती थी। तो उस दौरान क्या हुआ कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, क्लियर। पता ही नहीं चला कि कहाँ गया ये सारी चीजें। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है इन सब चीजों का, क्लियर। तो भारत सरकार ने एक अलग से ऑप्शन निकाला कि सिल्वर की जगह पे अब किसका यूज किया जाए? कॉपर का। नहीं तो पहले तो चांदी का यूज किया जा रहा था। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, हार्मोनिक आयोडीन। थर्ड है पॉइंट। हार्मोनिक आयोडीन ठीक है। इनके एग्जांपल हमारे पास दो एग्जांपल लिखेंगे। पहला एग्जांपल हमारे पास आता है LNG20 करके, और दूसरा एग्जांपल आता है हमारे पास प्रोजेस्टर्ट करके। LNG20 एंड प्रोजेस्टर्ट क्लियर। चलिए इनका मोड ऑफ एक्शन बताइए। इनका मोड ऑफ एक्शन, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन मैं बता रहा हूं, क्लियर। इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन क्या था? ये क्या करता था कि किसी भी यूट्रस को अनसूटेबल बनाता था, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। यानी हमने ये कहा कि मेक यूटेरस अनसूटेबल फॉर, किसके लिए बताइए? इम्प्लांटेशन के लिए, क्लियर। इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता था ये? दूसरा पॉइंट ये भी था, ये किसी भी सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता था। क्या बनाता था? हॉस्टाइल का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है। किसका? किसके लिए? स्पर्म के लिए, ठीक है। यानी दूसरा क्या करता था? मेक सर्विक्स हॉस्टाइल, या इसी को हम बोलते हैं अपोजिंग। हॉस्टाइल फॉर किसके लिए?
स्पर्म के लिए। क्लियर? स्पर्म की एंट्री ना होने पर किसी भी तरीके से उसके लिए क्या बनाता था, ये होस्टाइल बना देता था। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ओरल पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसके लिए होता है बताइए? ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस किसके लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए? फीमेल के लिए। समझाई बात? तो फॉर फीमेल क्लियर? किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है इनमें, सबसे नंबर 1 पे आता है यहां पर कॉम्बिनेशन पिल्स। नंबर 1 पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन पिल्स। क्या कॉम्बिनेशन पिल्स क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। किसका बताइए? यानी कॉम्बिनेशन पिल्स में हम क्यों बोलते हैं इनको कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? ऑफ प्रोजेस्टेरॉन प्लस किसका बताइए? एस्ट्रोजन का। ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है बताइए? कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इनको हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशन पिल्स बोला। क्या बोला? कॉम्बिनेशन पिल्स। दूसरा पॉइंट आता है ये डेली ओरल पिल्स है। इसका मतलब क्या समझेंगे? ये डेली खाना होता है। क्लियर? इसको रेगुलर वे में लिया जाना चाहिए। क्लियर? और ये स्टेरॉइड पिल्स होती हैं। कैसी होती हैं बताइए? अंडरलाइन करके लिखना है, ये स्टेरॉइड पिल्स होती हैं। ये कैसी पिल्स होती हैं? स्टेरॉइड पिल्स होती हैं। यानी इनका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। अगर इसके एग्जांपल में पूछा जाएगा तो 2 ही एग्जांपल आपको याद रखने हैं, माला डी एंड माला एन। शायद ये कंपनियां बंद हो गई हैं क्या? ठीक है, पहले माला डी और माला एन के नाम से ये बेची जाती थी मेडिकल स्टोर में। क्लियर? समझा? माला डी और माला एन क्या है? ये एक तरीके की ऐसी दवा होती थी, कुछ इस तरीके की होती थी, ध्यान समझिएगा। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है बताइए? फर्स्ट डे से लेकर के 28 डेज 14 डेज। बोली बात सही है? होता क्या है कि टोटल 28 दिन तक दवा खानी होती है। क्लियर? बट होता क्या है कि हमें इसमें बताया जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन पिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ 21 डेज के लिए होता है। किसके लिए वो होता है? 21 डेज के लिए होता है। और ये जो दवा खानी जानी चाहिए वो 5वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट होती है, खाना चाहिए। यानी जब भी आपका ब्लीडिंग पीरियड चल रहा होता है, ब्लीडिंग पीरियड कितने दिन का होता है? लगभग 5 दिन का होता है। 5वें दिन से स्टार्ट करना है, डेली खाना है, डेली खाना, डेली खाना है 21 दिन तक। ठीक है? बाद में बचा कितना उधर? अरे लगभग 6-7 दिन बचा। अब कहोगे सर 6-7 दिन करे क्या? ठीक है, अब 6-7 दिन तक जो लास्ट में पीरियड चल रहा है वो तो ब्लीडिंग पीरियड ही तो होगा। बोली बात सही है? अगर हम 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिए, अगर ये 5th डे से स्टार्ट करते हैं और 21 डेज तक खाना है। क्लियर? तो 21 दिन तक तो हमें खाना है। और बाद में हमारे पास मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने दिन का हुआ? लगभग 1 हफ्ते का होता है। बच गया, गैप बच गया कि नहीं? 28 दिन तक चलना चाहिए। अब ये 7 दिन का जो गैप आता है उसको कैसे फुलफिल करें? बोली बात सही है? तो उसको फुलफिल करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि आयरन की गोली दे देते हैं उसी में। यानी हमारे पास ये जो टेबलेट होती है कुछ इस तरीके की होती है कि 21 दिन तक ठीक है,
ये 21 टेबलेट क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी, और लास्ट में जो 7 टेबलेट होगी कुछ अलग कलर का दे देगा वो, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये अलग दवा है, क्या अलग दवा नहीं होती, नहीं भी खाएंगे फिर भी चलेगा, क्लियर। ये किसकी दवा होती है बताइए, आयरन की। किसकी होती है, आयरन की गोली होती है। होता क्या है कि जब ब्लीडिंग पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाते हैं तो आयरन की कमी हो जाती है, उसको फिल करने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, आयरन की दवा दे देते हैं, क्लियर। तो कैसे यूज करना है, कहां से बताइए, फ्रॉम 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जल्दी करिए, फ्रॉम 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंटिन्यू कब तक करना है बताइए, कंटिन्यू कब तक करना है बताइए, 21 डेज तक, बोली बात सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, 7 दिन का क्या करना है, गैप देना है एंड देन रिपीट, बोली बात सही है। और फिर से क्या करना है, रिपीट करना है, बोली बात सही है। अब 7 दिन के गैप दो या न दो, अब होता क्या है कि कंटिन्यूटी न ब्रेक हो, इसलिए डॉक्टर साहब ने क्या दे दिया, आयरन की गोली दे दी, ठीक है। 7 दिन बाद अगर कोई भी काम अगर छूट जाता है तो फिर दोबारा करने में हमें क्या लगता है, आलस लगता है, ठीक है। इसलिए डेली करने के लिए क्या करते हैं, हम आयरन की गोली दे देते हैं, समझ आई बात है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं 2-4 दिन अगर घर में घूम करके आ गए तो 2-3 दिन तो वैसे भी नहीं मन लगेगा पढ़ने में, सेम यही बात होती है, ठीक है। अगर एक बार फ्लो ब्रेक होता है तो फिर से समय लग जाता है, इसलिए आयरन की गोली दे देते हैं, ठीक है। फिर अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ये 7 डेज जो होती है, ठीक है, जो हम बताना चाह रहे हैं आयरन पिल्स, ठीक है, कैन बी यूज्ड, जरूरी नहीं है, कसम नहीं खाई है आपने, हो सकता है कि बहुत लोहा खाया हो, आयरन की कमी ना हो आपने, क्लियर। इसका मोड ऑफ एक्शन समझा, मोड ऑफ एक्शन समझना थोड़ा आपके लिए तकलीफ हो जाएगा, तकलीफ नहीं होने देंगे, ध्यान से सुनिए। मोड ऑफ एक्शन, सुनिए ध्यान से। अगर हम आपसे ये बोले, कभी कभी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, यूज हम करते हैं। ये दोनों लोग मिल करके क्या कराती हैं, थिकनिंग कराती हैं ऑफ इंडोमेट्रियम, बोली बात सही है। कभी भी जिंदगी में आपको याद होगा प्रोलिफरेशन कौन कराता था, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। यानी ये क्या करा रहा है बताइए, प्रोलिफरेशन करा रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ये मदद करता है किसमें बताइए, किसमें मदद करता है, इम्प्लांटेशन में, बोली बात सही है। बट 21 दिन तक हम खा रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, यानी बॉडी को क्या लग रहा है बताइए, इंडोमेट्रियम तैयार हो ही मां बनने वाले, मां बनने वाले, बोली बात सही है। 21वें दिन धोखा हो जाता है, यानी 21 दिन के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर दवा खाना बंद, यानी अब उस इंडोमेट्रियम वॉल को अब क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं मिल पाया तो इंडोमेट्रियम वॉल की वॉल क्या होंगे, अब धीरे धीरे डिग्रेड होंगे कि नहीं, यानी ये आगे चल करके इनहिबिट करता है, क्या करता है बताइए, इनहिबिट करता है किसको, GnRH को। अगर GnRH को इनहिबिट किया, LH चलेगा, FSH चलेगा नहीं, तो ओवल्यूशन होगी नहीं, समझ आई बात। 21 दिन तक तो कोई भी ओवल्यूशन नहीं होगा, ओवुलेटरी फेज में भी नहीं होगा, बोली बात सही है। 21st डेज तक खा रहे हैं, ओवुलेटरी फेज को कितने दिन में, 14वें दिन होती है, 14th डे पे ओवल्यूशन आया नहीं आया, ठीक है, यानी ओवल्यूशन चला गया। अब क्या हुआ, डायरेक्ट इंडोमेट्रियम की वॉल गिरेगी, सेट ऑफ होगी, क्लियर। यही बात बताने जा रहे हैं कि 21 दिन तक लगातार प्रोजेस्टेरॉन बह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बह रहा है बॉडी में, तो इंडोमेट्रियम वॉल बन के तैयार हो रही। 21st डेज के बाद क्या होता है, जब उसको प्रोजेस्टेरॉन मिलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है,
तो इंडोमेट्रियम की वॉल जो प्रिपेयर थी अब वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड होना, शेड ऑफ होना स्टार्ट होती है और वही ब्लीडिंग होता है। ये तो कॉम्बिनेशन पिल था। दूसरा आता है हमारे पास मिनी पिल्स। दूसरा क्या आता है बताइए? मिनी पिल्स। मिनी पिल्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ओनली कौन होगा बताइए? ओनली प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है प्रिवेंट ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन नहीं होने देगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास सहेली। जब ये बनाया गया था उसका नाम रखा गया था मेरी सहेली। मेरी हट गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? सहेली बचा है। ये क्या होता है? वो तो डेली लिया जाता था ना, ये सब डेली लिए जाते थे, बट ये क्या है, वीकली लिए जाते हैं। और एक बात तो नोट डाल करके याद रख लीजिएगा, ये नॉन स्टेरॉयड होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? नॉन स्टेरॉयडल होते हैं। क्लियर? नॉन स्टेरॉयडल के साथ साथ डेवलप्ड बाय मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ का एक फेमस डायलॉग है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ठीक है, भले ही जिंदगी खराब हो रही हो लेकिन मुस्कुराते रहिए। क्लियर? CDRI में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनका पूरा लोकेशन अगर याद रखना है तो सीतापुर रोड याद रख लीजिएगा। चलिए, अगर सहेली के केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो ऑर्मेलोक्सिफेन एंड सेंटक्रोमेन, ये सब के सब क्या है? एस्ट्रोजेनिक है। ये क्या है बताइए? एस्ट्रोजन के खिलाफ काम करते हैं, एंटी एस्ट्रोजेनिक। ये भी प्रिवेंट करता है किसको? इम्प्लांटेशन को। किसको प्रिवेंट करता है? हाँ, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, ये प्रिवेंट करता है। चलिए आगे हेड निकालते हैं, एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेते हैं। फीमेल ही क्यों खाए भाई दवा, मेल भी तो खाना चाहिए, है ना। मेल ओरल पिल्स, देखो कैसे मेल ओरल पिल्स, एग्जाम्पल में गोसो पिल्स, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास गोसो पिल्स।
ठीक है, मेडअप ऑफ कॉटन सीड। किससे बनाया जाता है बताइए? कॉटन सीड से। जब गैसोपिल्स बनाया गया था तो ये देखा गया था, उनका मकसद क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने का काम। किसका रोकने का काम था? स्पर्मेटोजेनेसिस रोकने का काम था। हुआ क्या कि ये परमानेंट एजोस्पर्मिया कॉज करता था। क्या कॉज करता था? कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया। व्हाट इज एजोस्पर्मिया? अरे किसी भी सीमेन में अगर स्पर्म नहीं होता है उसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। सीमेन विदाउट स्पर्म, याद आ रही है? यानी स्पर्म ही नहीं रहता था। अब बाप तो परमानेंट ही नहीं बन पाएंगे ना, इसलिए ये बैन कर दिया गया दवा। यानी ये क्या कॉज करता था बताइए? कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया। बैन कर दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट मेथड। सुन देखिए जैसे फीमेल वगैरह क्या करते हैं, हमारे पास फीमेल महिलाएं वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो इंजेक्शन के फॉर्म में ले लेती हैं। किसके फॉर्म में? यानी हमारे पास जो इंजेक्टेबल आपको बताया जा रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ठीक है, किसके फॉर्म में बताइए? इंजेक्शन के फॉर्म में ये ले लेंगे। क्लियर? और ये क्या होगा? एग्जांपल इनका DMPA। क्या याद रखना एग्जांपल? DMPA। डिपोट मेड्रॉक्सी एसीटेट। मेडिकल में जाओगे दवा मांगने तो ये नहीं दवा मांगना, ठीक है? दवा किसके फॉर्म में मांगना है? डीपो प्रोवेरा। किस ब्रांड से बेचा गया है बताइए? दवा किसके फॉर्म में बेचा जा रहा है? डीपो प्रोवेरा। क्लियर? या फिर अंतरा के नाम से बेचा जाता है। अब बात आती है इम्प्लांट की, बात कर लेते हैं। इम्प्लांट में क्या होता है कि यहाँ पर इनके एग्जाम्पल में आता है सबसे नंबर 1 पे नॉर प्लांट। क्या आता है बताइए? यूज्ड इन आर्म रीजन अंडर स्किन। स्किन के अंदर चिप के फॉर्म में ऐसे डाल दिए जाते हैं। क्लियर? अब सुनिए, जितना भी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं उसके आगे की बातें जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर दो बच्चों के बीच में अगर गैपिंग चाहिए होता है तब हम यूज करते हैं इनको। समझ बात? यानी बच्चों के बीच में मिनिमम 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है? तो हमारे पास क्या किए जाते हैं, तब ये यूज किए जाते हैं सारे के सारे। क्लियर? बहुत ही इफेक्टिव होता है। एक समय ऐसा था इनका इफेक्टिवनेस धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है? इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं तो विद इन 72 आवर्स
के बीच में क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हाई डोजेस दिया जाता है। इनके दोनों कॉम्बिनेशन, सिंगल पिल्स नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों हार्मोन का क्या किया जाता है, हाई डोजेस दिया जाता है। और ये कब, सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी क्वाइटस के विद इन 72 आवर्स। क्लियर, ये बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ही हाईली इफेक्टिव होता है, जिसमें हमारे पास अगर केमिकल कंपोजिशन की बात की जाएगी तो मिफप्रिस्टन एक दवा का नाम होता है, RU486, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल ट्रीटमेंट पिल्स है, एक दवा खाइए बस काम तमाम। क्लियर, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास इनकी जो एफिनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, कहाँ, किसके प्रति, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के प्रति। क्लियर, तो यहाँ पे हम ये लिखना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसका बताइए, प्रोजेस्टेरॉन किसके साथ, विद इट्स एस्ट्रोजन। क्लियर, within 72 hours from coitus। क्लियर, ये हाईली इफेक्टिव होती हैं। ये कैसी होती हैं, हाईली इफेक्टिव होती हैं। एग्जाम्पल, ये अब तक का जो पढ़ा रहे थे वो टेम्पोररी मेथड था। कैसा मेथड था, टेम्पोररी मेथड था। अब परमानेंट मेथड पढ़ते हैं ना, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अब बात आती है हमारे पास, कुछ परमानेंट जुगाड़ कर ले। जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट बताइए, सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास दो लोग आएंगे, एक हमारे पास क्या आएगा, वेसेक्टोमी, और एक आएगा हमारे पास ट्यूबेक्टोमी। क्लियर, वेसेक्टोमी में टॉमी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कटिंग करना। क्लियर, यानी हमारे पास क्या आता है कि यहां पर कट दी वास डिफरेंस एंड टाइड अप ऑफ मेल। ठीक है, मेल का वास डिफरेंस क्या करेंगे बताइए, हम कट करेंगे और टाइड अप करेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। अगर वास डिफरेंस को कट करने के बाद अगर हम खुला छोड़ दे रहे हैं, फिर से वो ज्वाइन होने के चांसेस हैं। समझ आई बात? ये बात हमेशा याद रखना है कि जो सर्जिकल मेथड होता है हमारे पास, वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, ये किसी भी तरीके का हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं देगा। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे चल रही है वो चलेगी, सब कुछ चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट रुकता है। क्या रुकता है बताइए? ट्रांसपोर्ट। अगर स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ही रुक गया तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ना। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, वेसेक्टोमी करा करके इमीडिएटली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ जो हमारे पास स्पर्म होते हैं वो बचे रह जाते हैं, कहाँ कहाँ, इजेकुलेटरी डक्ट वगैरह में। समझ में आई बात? यही वास डिफरेंस आगे चल करके इजेकुलेटरी डक्ट बनाता है ना, सेमिनल वेसिकल से मिल करके। कुछ बातें याद आ रही हैं? तो सम अमाउंट ऑफ स्पर्म क्या रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं। तो माना यह जाता है कि जो सेफ पीरियड होता है, अगर किसी भी तरीके का वेसेक्टोमी अगर कोई भी करा रहा है पर्सन, तो 1 महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, पार्टिसिपेट ना करे, ये सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर है तब तक तो वो जिंदा रहेगा। क्लियर? और बॉडी के अंदर मिनिमम ये माना जाता है महीने भर तक, ठीक है,
हमारे पास स्पर्म रहेंगे। क्लियर? सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तब भी हमें ये बात याद रखना है कि यहाँ पे सावधानी बरतनी है। तुरंत सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उस दौरान हमारे पास मैच्योर स्पर्म भी होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। क्यों? क्योंकि सेमिनल फ्लूइड वहां पे मिक्स हो चुका है। क्लियर? चलिए इसकी बात बताइए, ट्यूबेक्टोमी में बताइए क्या होता है। हम कट करते हैं किसको बताइए? फेलोपियन ट्यूब को। और टाइड अप कर देते हैं। क्लियर? चलिए बताइए, वेसेक्टोमी क्या स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करेगी? नहीं, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, बता तो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रुक रहा है। ठीक है, यानी ये डू नॉट अफेक्ट स्पर्म प्रोडक्शन। बोली बात सही है? स्पर्म प्रोडक्शन क्या होगा? कंटिन्यू चलता रहेगा। बोली बात सही है? बट क्या नहीं होगा? सीमेन में क्या होगा बताइए? सीमेन के अंदर क्या नहीं होगा? सीमेन विदाउट स्पर्म होगा। बोली बात सही है? और ये बात याद रखना है कि इट इज नॉट इफेक्टिवली इमीडिएटली। बोली बात सही है? ये इमीडिएट इफेक्टिव नहीं है। डू नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी बताइए? डू नॉट अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट नहीं होगी। बोली बात सही है? ये इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? इफेक्टिव इमीडिएटली। एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम MTPs के नाम से भी जानते हैं। चलिए सुन रहे, इन्हीं को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताइए? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। एक एबॉर्शन ऐसा होता है कि जो हमारे पास नेचुरली होता है। ठीक है, यानी हमारी फिजिकली या मेंटली स्टेट अगर सही नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, उस वजह से भी एबॉर्शन हो जाता है, इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाता तो। क्लियर? बट अगर हम चाह करके, यानी वॉलेंट्री हम बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमारी इच्छाओं पे अगर कोई भी एबॉर्शन हो रहा है तो ऐसे एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलेंगे। क्लियर? इनमें क्या होता है कि हमारे पास अगर हर साल की बात करेंगे वर्ल्ड में 40 से लेकर के 45 मिलियन एबॉर्शन हो रहे हैं। क्लियर? यानी टोटल अगर कंसीव प्रेगनेंसी अगर है उसका 20%, अगर 100 टोटल कंसीव हो रही है प्रेगनेंसी, उनमें से 20 बच्चे कैसे हो रहे हैं बताइए? एबॉर्ट हो रहे हैं। क्लियर? और सच पूछिए तो ये डाटा उसका जस्ट 2 गुना 3 गुना है। वो ये डाटा है जो आपकी किताबों में लिखा गया है, जो आपके पुलिस थाने तक आई है वो केसेस। ठीक है, या हॉस्पिटल से। इंडिया में मैक्सिमम एबॉर्शन चोरी छिपे होती है, किसी को पता नहीं चलता। समझ आ रही बात? यानी ये वो डाटा आपको बताया जा रहा है जो किताबों में रजिस्टर्ड की गई है, और आधा से ज्यादा डाटा दिखाया नहीं जाता इंडिया में। समझ रहे मेरी बात? तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है कि 40 से लेकर के 45 मिलियन एबॉर्शन हमेशा हर साल हो रहे हैं, और वो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना परसेंट? 20%, यानी 1/5 ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी आर एबॉर्टेड। समझ आई बात? 100 में से उसका 5वां भाग कितना है? 20%। ठीक है, 20 लोग कैसे हो गए बताइए? एबॉर्टेड हो गए। अब ऐसे में किस सिचुएशन में ये सारी चीजें होनी चाहिए वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, इंटेंशनली या वॉलेंट्री
इंटेंशनल या वॉलंटरी, इंटेंशनल या वॉलंटरी termination of pregnancy before full term, before full term, before full term is called as MTP, is called as MTP या induced pregnancy abortion. क्लियर? चलिए ये करके एक पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। हमने क्या बताया, नियरली 40 से लेकर के 45 मिलियन 45 मिलियन MTPs पर ईयर हो रहे हैं। कितने बताइए? that is 1/5 of total कंसीव प्रेगनेंसी, यानी जितना भी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो रही है उसका कितना परसेंट? 20%। आप समझे से? अगर हम एमटीपीज की बात करेंगे, ये कब सेफ है? अगर कभी भी एमटीपीज की सेफ की बात की जाए, एमटीपीज कब सेफ है बताइए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी शुरुआत के जो 3 महीने हैं उसमें एमटीपीज कराना बहुत ही सेफ है। क्लियर? बट जैसे ही अगर हम बात करते हैं रिस्क की, तो रिस्क एमटीपीज में हमारे पास कौन आते हैं बताइए? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही हम इंटर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी एमटीपीज कराना। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, हम कौन कौन सी कंडीशन रखते हैं? क्या मनमानी तरीके से एमटीपीज होनी चाहिए बताइए? अरे बोलिए नहीं। कुछ भारत सरकार ने क्या किया, कंडीशन अपने आप में रखी है कि हम एमटीपीज कब कब करा सकते हैं। क्लियर? कंडीशन फॉर एमटीपीज सुन देते। एमटीपी की क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 1971, कौन सी एक्ट के अनुसार? 1971 में एक एक्ट पारित किया गया, बिल पारित हुआ, जिसमें बताया गया कि एमटीपी के क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। क्लियर? नंबर 1 हम बताने जा रहे हैं आपको, अगर कभी भी किसी भी तरीके की मेडिकल अगर इश्यूज हो गई, क्या हो गई बताइए? अगर माँ को या बच्चे को अगर किसी भी तरीके की मेडिकल इश्यूज अगर हो रही है जहां पे बीमारी होने के चांसेस है, क्लियर, उस दौरान हम एमटीपीज करा सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है, जैसे बच्चा अगर बहुत सही सलामत पल रहा है, अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, प्लेसेंटा में या फिर हम कह सकते हैं यूट्रस में, तो बच्चे को भी खतरा है, माँ को भी खतरा है, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं? एबॉर्शन करा सकते हैं। ये पहली कंडीशन होती है अकॉर्डिंग टू एक्ट 1971। क्लियर? दूसरा, भारत सरकार ने क्या कहा कि हम कब कब करा सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके की जेनेटिक डिसऑर्डर से अगर कोई भी बच्चा जूझ रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है, यानी अगर कोई भी बच्चा क्या हो रहा है बताइए, चाइल्ड या फिर हम ये कह सकते हैं जो फीटस होता है ना, फीटस सफर कर रहा हो किससे बताइए? फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर से। अगर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से अगर बच्चा क्या हो रहा है बताइए, जूझ रहा है, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं? एमटीपीज करा सकते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, थर्ड आता है हमारे पास, प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेप। अगर किसी भी महिला का रेप अगर हो रहा है, उस दौरान अगर वो महिला प्रेग्नेंट हो जा रही है, उस दौरान क्या होता है? हमारे पास एमटीपीज कराना जरूरी है। क्लियर? फोर्थ कंडीशन, सोशियो
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम या इश्यूज, यानी अगर कोई भी बच्चा है, अगर हमारे पास ऐसे भी फैमिली है जहां पे बच्चे पालने भर के पैसे नहीं है, ठीक है, या फिर उनके 10-12 बच्चे हो गए हैं ऑलरेडी और फिर से बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, उस दौरान क्या हो सकता है, बोलिए, उस दौरान एमटीपीज करा सकते हैं। क्लियर। फिफ्थ कंडीशन, फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का फेल्योर हो जाना, ये भी आप उस दौरान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। ठीक है, इतने कंडीशन है। भारत सरकार ने क्या किया कि 2017 में एक नया बिल लेके आया, एमटीपीज एक्ट। ठीक है, तब 2017 में 2017 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक नया बिल लेकर के आया और उसमें बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी है वहां पर 2 प्रैक्टिशनर यानी सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। क्लियर। अगर पहले महीने में अगर हम एमटीपीज करा रहे हैं तो एक रजिस्टर्ड हमारे पास गजेटेड ऑफिसर्स की क्या होगी, सिग्नेचर चाहिए, और उसके ऑब्जर्वेशन में ही ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होना चाहिए। क्लियर। बट अगर हम रिस्क की बात करते हैं, जब रिस्क पीरियड में हम चले जाते हैं एमटीपीज के, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी इंटर कर रहे हैं कहां पे हम, थर्ड ट्राइमेस्टर में, उस दौरान हमारे पास कितने सीएमओ की जरूरत पड़ेगी, 2 मेडिकल ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी, और मेडिकल ऑफिसर्स के ऑब्जर्वेशन में वो क्या होना चाहिए, एमटीपीज परफॉर्म होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एमटीपीज 2017। क्लियर। ये तो किसकी बात हो रही है, 1971 में। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू किसकी बात कर लेते हैं हम, क्लियर, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट 2017। क्लियर। 2 एक्ट हैं, 2 बातें बताई गई हैं, दोनों बातों को लिख लेते हैं हम। क्लियर। दो बातें हैं, दोनों बातों को लिख लेते हैं। पहली बातें लिखेंगे हमारे पास, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड within first trimester, within first trimester, within first trimester, on the opinion of, on opinion of one registered medical officer, झोला छाप डॉक्टर नहीं, समझ आ रही बात, वन मेडिकल ऑफिसर की जरूरत है। क्लियर। सेकंड लिखेंगे हमारे पास, इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, हैज लास्टेड मोर देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर बट लोअर देन 24 वीक। 24 वीक का मतलब क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले, ठीक है, बट लोअर देन या बिफोर देन 24 वीक, देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, मेडिकल, देन 2 मेडिकल ऑफिसर्स, दो मेडिकल ऑफिसर की जरूरत पड़ रही है। समझ आई बात, चलिए।